चूड़ा देती हूँ ना मिलता है।
morning, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. स्टार्ट करते हैं. So, क्या मैं तुम लोगों को कल बता रहा था? सर आप मुंबई में ही हो? नहीं, अभी मैं मुंबई में नहीं हूँ. सब क्यों, कुछ मीटअप करने वाले तुम लोग? क्योंकि जीकेएम सर ने स्मार्ट बोर्ड यूज किया करना चालू कर दिया, इसलिए हमने मतलब सब सर सर आप कहाँ हो? मैं अभी गोवा में हूँ. और सर सच में बोलो ना. हाँ. अरे क्यों, गोवा में नहीं हो सकता? हो सकते हो ना बस तो फिर क्या? सर ये चीटिंग है हमें ये. क्या? सर बोल रहे चीटिंग है, हमें भी ले जाओ गोवा, ऐसा हुआ. सही बात है, आ जाओ तुम लोग. सर क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हो? इधर ही आ जाओ. मेरा एड्रेस. सारे लोग इधर आ जाओ, ध्रुवल को छोड़ के. फिर इधर ही क्लास हाँ, और आप अपना फेस एक बार दिखा सकते हो हाँ क्या? सर, एक बार फेस रिवील हाँ, कर दो सर. सर. रिवील. सर बाद में पता चला एआरपी सर कौन है ऑफलाइन क्लासेस में सर. हाँ हाँ सर, सर, पहचान ही नहीं पाएंगे. हाँ सर एक हाँ बार सर. नहीं है आपको अब तक. सर लगे हाथ गोवा भी दिखा दो. गोवा भी दिखा दो. सर बीचीज पे अरे अरे सर सर. पूरी दाढ़ी. अरे सर ऐसे इमेजिन नहीं किया आप ऐसे दिखे होंगे. हाँ वही, अब मुझे लगा कि एक सीरियस सर हो गए, मतलब चश्मा वश्मा. हाँ भाई. वही सर. अच्छा ठीक है, सही बात है. सर आप तो मतलब हमारे कैटेगरी के. तुम्हारी कैटेगरी का क्या मतलब है? एज? तुम मेरे को बुढ़ा. हाँ सर, मतलब बुढ़ा स्टाइल सर हमारे. सर आप आईआईटी खड़गपुर से हो ना? हाँ, आईआईटी खड़गपुर 2004 में मैं गया था. सर आप कौन से कोचिंग में थे? मैं था मैं बेसिकली ड्रॉप ईयर में गया था. तो पहले 2 साल में था कोटा में, बंसल में. फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, कुछ खास मिल नहीं रहा था. तो फिर मैं 1 साल घर पे ही था, उधर पढ़ाई किया, फिर गया. तो सर जीजेसीएच सर भी बंचर क्लासेस में थे, मतलब दोनों. हाँ शायद जीजेसीएस, लेकिन आई थिंक मेरे से जूनियर है काफी. मे बी 4-5 साल शायद. 3 साल सर, वो उन्होंने 2007 में दिया था. 2007 में दिया. हाँ तो ठीक है, 3 साल जूनियर था. सर आपने पेस में कब ज्वाइन किया था? 2014 का एंड में, नवंबर टाइप्स में. 6-7 इयर्स हो गए. बरोबर. यस. सर गोवा भी दिखा दो सर, मजा आएगा. हाँ सर. अभी तो तुम्हें कोई बीच लेकिन घर के बाहर का दिख जाएगा. सर कितनी ग्रीनरी है. और सर हाँ ये तो है. सब सर जीजेसीएच सर, जीकेएम सर मतलब सब सर घूम रहे हैं अभी. वो कहाँ पर? जीजेसीएस. सर आपका घर कोटा में. सर जीजेसीएच सर तो पूरा इंडिया घूम रहा है. वो सर कोटा आपका में घर है क्या गोवा में? नहीं, घर नहीं है. मैं अभी ऐसे ही रेंट पे रह रहा हूँ यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, जब ओह, तक लॉकडाउन खुल जाएगा तो वापस बैक टू बॉम्बे. हाँ सर आप ऑफलाइन में कौन से सेंटर्स को पढ़ाते हो? अंधेरी, बोरीवली, समटाइम्स दादर. ओह अच्छा, ओके सर. अभी क्या कुछ खुलने वुलने का सीन लग रहा है तुम लोगों को? कुछ बोल रहे हैं ऐसा? सर उन्होंने कंसेंट फॉर्म भेजा था, लेकिन मतलब ऐसे पता नहीं है कि स्टार्ट कब होगा ऑफलाइन. अभी ओमिक्रॉन भी आ गया. कंसेंट फॉर्म आया तभी ओमिक्रॉन आ गया. बस तो फिर हाँ. ओमिक्रॉन न्यूज पहले में वाला. आया था सीएम अपना डिसीजन रिव्यू कर रहा है, खोलेगा या नहीं. बाकी सर, लेकिन पर GKM सर ने- कंसेंट फॉर्म ओमिक्रॉन से पहले आया था. नहीं सर, सेम हाँ सर. दोनों एक साथ ही आया था, उसी दिन आया था. सर अनाउंस आफ्टरनून को हुआ था, उन्होंने सर इवनिंग में. आप साइकिल भी चलाते हो, मतलब वो हेलमेट. हाँ साइकिल चलाता हूँ मैं, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए. सर मत सही. सर आप अपनी लाइफ कितनी एंजॉय कर रहे हो सर? अरे अभी लॉकडाउन में है थोड़ा बहुत, वरना क्या बॉम्बे में तो
अभी ये सर, साइकिल हम चलाना भी अभी शुरू किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो फिर भी साइकिलिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बॉम्बे में कहाँ चला सकते हैं साइकिल, एक दो बार मैं हाँ ट्राई, फिर मेरा गिव अप हो गया, बेस्ट का बस के नीचे आते आते बच गया मैं। चलो फिर स्टार्ट करें। यस सर। ओके, तो हम लोग कर रहे थे क्या, TIR। सर एक रिक्वेस्ट था सर, जब आप नोट्स का फोटोज भेज रहे हो, क्या आप वर्टिकल फोटोज भेज सकते हो प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तो नोट मैं क्योंकि ऐसे वरना वो लैपटॉप में डाउनलोड करके रोटेट करना पड़ता है लिखने के लिए। ठीक है वैसे ले लूंगा, लेकिन वो तो मैं लिख तो ऐसे ही रहा हूँ ना, तो टेढ़ा ही अगर वैसा लूंगा तो। हाँ सर, स्लीपिंग में भेजो। या हाँ सर या आर स्लीपिंग। यू सेइंग कि ऐसे ऐसे लिखूं मैं? नहीं नहीं हाँ सर, सर, नहीं सर, नहीं स्लीपिंग ही सर, लिखो। वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इक्वली। ऐसे अगर लिख लो तुमको सर। ऐसे ज्यादा यूजफुल लग रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कर लूंगा मैं इसको एडजस्ट करके। मतलब अगर तुम्हें ऐसे लिखने में ज्यादा बेटर है बाद में पढ़ने में या व्हाटएवर, सर आपको कौन हाँ सर, ऐसा कर लो सर। चलो ऐसे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट रोटेट स्क्रीन। ऐसे आई थिंक ये है कि तुम्हारे स्क्रीन पे छोटा विजुअल हो जाएगा ऐसे प्रोबेबली, है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। थोड़ा अभी पढ़ने में शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटर वही है, फिर बाद में उसको कर लेना एडजस्ट। सर आप बस फोटो क्लिक करते वक्त वैसा खींचो। चलो ठीक है। सर आप जैसे लिख रहे थे ना हॉरिजॉन्टल, वैसे ही करो। नहीं वर्टिकल भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना, अगर वर्टिकल ज्यादा ठीक है तो फोटो ले लो। अभी तो आई थिंक बेटर यही है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हाँ यही बेटर है सर, वो व्यू भी बढ़ जाता मोस्ट स्क्रीन तो वेस्ट ही हो जाता है अदरवाइज शायद। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वो प्रॉब्लम कर रहे थे, है ना, साइन इनवर्स, जिसमें कुछ हाँ आंसर सर। यस वो मैंने सॉल्व कर दिया था, तुम लोगों को बता दिया था। हाँ उसका मैं लॉजिक तुमको बताने वाला था कि वो सेटअप क्या है। सेटअप ये है कि एक्चुअली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है TIR का। तो एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो हो सकता है तुम लोगों को पता होगा इसके बारे में कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है अभी करंटली हमारा मेनली, धीरे धीरे और भी हो रहा है, मतलब इन द सेंस दैट ये टेक ओवर कर रहा है कम्युनिकेशन को, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को। तो जैसे तुम्हारे पास घर पे वाईफाई आता है, अब फाइनली तो वाईफाई राउटर से आता है वेव की तरह तुम्हारे फ़ोन पर, लेकिन राउटर तक वो वायर से आता है, और यू है तुम्हारा जो प्रोवाइडर है वहाँ से लेकर वायर से आता है। और फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे अब तुम कोई पेज मान लो फेसबुक तुम डालते हो www.facebook.com, तो ये अलग बात है कि अब बहुत सारे जो कॉमन पेजेस हैं वो तुम्हारा लोकल मशीन पे भी वो सेव करता है ताकि क्विक रिस्पॉन्स आ जाए, लेकिन ओरिजिनली तो वो पेज स्टोर्ड है फेसबुक के सर्वर पे। तो अगर तुम मान लो अपनी सारी कैश वैश फ्री कर दो और सारा डिलीट कर दो सारा जो है, तो फिर जब पहली बार मारोगे रिक्वेस्ट तो वो डेटा जो है एक्चुअली वहां से आ रहा है, कैलिफोर्निया से आ रहा है, उधर किसी सर्वर पे बैठा हुआ है। तो it has to travel all of that distance and eventually come to your home router, and then as a wave it will come to your laptop or phone. तो वो जो वहां तक का जो जर्नी है उसका, राउटर तक का, फ्रॉम कैलिफोर्निया टिल योर राउटर, वो प्राइमरीली जो है ऑप्टिकल फाइबर से होता है। तो अब ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली क्या है, और इससे पहले कि ऑप्टिकल फाइबर मैं बोलूँ उससे पहले, ऑप्टिकल फाइबर से पहले जो टेक्नोलॉजी था डेटा कम्युनिकेशन का, वो था इलेक्ट्रिकल करंट इन अ मेटल वायर। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आता है जिसमें तुम पावर सॉकेट में डालते हो, वैसे ही कम्युनिकेशन भी होता था। तो शुरू की जो कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थे, जैसे टेलीग्राम था, या शुरू के टेलीफोन्स थे, या इवन अभी के भी बहुत सारे फिक्स लाइन फोन्स हैं, या बहुत सारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी शुरू में जो था वो मेटलिक वायर से था, इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू। तो उसका लॉजिक ये था कि इधर से तुम कोई डेटा जनरेट करोगे, और डेटा जब तुम जनरेट करोगे तो वो किसी करंट के फॉर्म में होगा, करंट का एक पर्टिकुलर शेप होगा, मतलब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर कोई बनाएगा तो वो कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर नेचर होगा उसका, और इसका मीनिंग होगा कि ये कोई इन्फॉर्मेशन है। मतलब इट इज लाइक कि हम लोगों ने अग्री कर लिया होगा, एक सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बना लिया होगा कि जब ऐसा कुछ आएगा तो उसको एक ही तरह इंटरप्रेट करना, ऐसा कुछ आएगा
तो उसको बी की तरह इंटरप्रेट करना, ऐसा कुछ आएगा तो उसको सी की तरह इंटरप्रेट करना। तो कुछ एक सॉर्ट ऑफ कोड, जैसे मोड्स कोड होता है वैसे ही एक टाइप का कोई कोड होगा। तो अब जो है करंट को तुम उस फॉर्म में भेजोगे और वो इलेक्ट्रिकल वायर्स पे जाएगा, जैसे बिजली जाता है कि भाई पोल लगे हुए हैं और वायर जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, और इधर से तुमने ये करंट इस पे डाला और उधर कोई रिसीवर को रिसीव होगा वो करंट, और फिर उसको डिकोड कर लेगा इस टेबल के थ्रू कि भाई ये मैसेज आया है। तो ये जो है प्राइमरी तरीका था लॉन्ग डिस्टेंस डेटा कम्युनिकेशन का। लेकिन इसके कई सारे ड्रॉबैक हैं, और जैसे जब ऑप्टिकल फाइबर आ गया तो फिर वो ड्रॉबैक्स और ज़्यादा ऑब्वियसली हमको दिखने लगे कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है ये टेक्नोलॉजी इन लिटरली एवरी सेंस कंपेयर टू दिस। तो इसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है? पहला इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि ये मेटेलिक वायर है। तो मेटल जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनको माइन करना पड़ता है, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हम, और वो लिमिटेड रिसोर्स है और माइनिंग एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। तो मेटल माइन करना और उसको निकाल के प्रोसेस करना और फिर उसको इस फॉर्म में लाना का जो पूरा कॉस्ट है जो कंपनी बेयर करती है वो फाइनल कंज्यूमर तक भी आ जाता है। इवेंचुअली तुम्हारा डेटा भी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें वो कॉस्ट भी फैक्टर इन किया होता है। दूसरा इसका प्रॉब्लम है कि क्योंकि सीधे सीधे करंट चल रहा है वायर पे, अभी तुम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे या वैसे भी पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, तो तुमको पता होगा कि वायर है उसका रेजिस्टेंस होता है, और जब उसमें करंट चलती है तो I²R से हीट प्रोड्यूस होती है, हाँ सर। और Yes. उससे वो एनर्जी जो है उसकी डिसिपेट हो जाती है, वायर गर्म हो जाती है, उसके सराउंडिंग एयर गर्म हो जाती है, तो वो एनर्जी जो सिग्नल की एनर्जी है वो दूसरी फॉर्म में चली जाती है। तो सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है इन द सेंस कि जब ये सिग्नल तुम यहाँ से डालते हो सोर्स पे तो मे बी वो ऐसा दिखता है, लेकिन जब वो 100 किलोमीटर चल लेगा अगर, तो काफ़ी वो उसकी क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई है तो इट विल प्रोबेबली स्टार्ट लुकिंग मोर लाइक दिस। तो प्रॉब्लम उसमें ये है कि जब वो लॉन्ग डिस्टेंस चल लेता है और काफ़ी सारा हीट डिसिपेट हो जाता है, एक तो पहली चीज़ तो ये कि हीट डिसिपेट हो रही है तो एनर्जी तुम्हें बार बार यहाँ से पंप करनी पड़ेगी, तो एनर्जी के हिसाब से भी एक्सपेंसिव है। दूसरा क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस चलने पे सिग्नल का बेसिकली वीक हो जाता है तो तुम्हें बूस्टर लगाने पड़ते हैं। बूस्टर बेसिकली क्या है कि मान लो हर 10 किलोमीटर पे एक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहेगा जो खुद अपनी बिजली कहीं और से लेगा, तो वो एक और इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी है, वो कहीं से एक्सटर्नल बिजली लेके और फिर इसको बूस्ट करेगा बैक टू व्हाट इट यूज्ड टू लुक लाइक। फिर ये 10 किलोमीटर चलते चलते वीक हो जाएगा, फिर बूस्टर इसको बूस्ट करेगा। तो तुम्हें काफ़ी शॉर्ट इंटरवल पे बूस्टर लगाने पड़ेंगे जो कि एक और कॉस्ट है तुम्हारे ऊपर। तीसरा मेजर प्रॉब्लम इस सिस्टम का ये है कि ये काफ़ी वल्नरेबल है टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं नेसेसरली कि कोई बहुत बड़ा सा बिजली गिरेगा उधर तभी हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुआ है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे एटमॉस्फेयर में होता रहता है, मतलब हवा जो है, क्योंकि हवा जो विंड है, एयर है, वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होती है, और जब एयर का एक सॉर्ट ऑफ रीजन दूसरा रीजन के बाजू से स्लाइड करता हुआ निकलता है तो वो फ्रिक्शन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये वही लॉजिक है जो जब तुम ग्लास का प्लास्टिक का स्केल लेके ऐसे रब करते हो फिर उससे पेपर के पीसेस उठाते हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही होती है हमेशा। मतलब कभी छोटे स्केल पे कभी बहुत बड़े स्केल पे की लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाता है, लेकिन छोटा छोटा चल रहा होता है वो, और वो छोटा भी काफी इसके लिए डेंजरस होता है क्योंकि तुम्हारा सिग्नल है ये और इसके आसपास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा, और क्योंकि ये सिग्नल खुद इलेक्ट्रिकल है तो वो इसको करप्ट कर देगा। करप्ट कर देगा यानी इसका नेचर चेंज कर देगा। तो अब जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो भाई इसको डिकोड नहीं कर सकते कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब इसका कुछ और ही मतलब हो गया। ऐसा नहीं कि अब एकदम ही फेल हो गया अब ये सिस्टम, ऑब्वियसली काफी सालों तक चला है, टेलीग्राम चला है, टेलीफोन चला है, इंटरनेट भी बहुत टाइम तक इस पे चला है, तो उन्होंने उसके तरीके बनाए बहुत सारे। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन कि भाई इस पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा दो लास्ट में विच इज कॉल्ड चेकसम, और फिर उसको चेक करो कि क्या डेटा करप्ट है नहीं, अगर करप्ट है तो फेंक दो, फिर रिक्वेस्ट करो, लेकिन फिर उससे तुम्हारी बैंडविड्थ कम हो जाती है, यानी डेटा के अलावा तुम्हें उसके साथ उसके वेरिफिकेशन भी डालनी पड़ रही है कि ये देखो करेक्ट डेटा है नहीं है। तो ये 3 मेजर इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसका कॉस्ट, मेटल का कॉस्ट, और एनर्जी इंटेंसिव बूस्टिंग करने के लिए, प्लस ऑल्सो करप्शन बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है एक सॉर्ट ऑफ तुम समझ लो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का स्ट्रैंड होता है ह्यूमन हेयर के थिकनेस का, ठीक है, पतला सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइन, and it's a plastic in the sense of it's a kind of a glass cum plastic, it's a polymer, it's a transparent polymer, it's flexible, ठीक है। तो और इसमें जो है हम इसमें कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन का जो है बेसिकली TIR पे बेस्ड है। लॉजिक इसका ये है कि अगर तुम इसको थोड़ा डिटेल में देखोगे, मतलब विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी पास होगा। करेक्ट, कि तुम यहाँ से तो लाइट का रे डालोगे, एंट्री किया वो,
और फिर जब वो इधर जाएगा तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये क्रिटिकल से ज़्यादा बड़ा एंगल पे स्ट्राइक करेगा। अब नहीं भी कर सकता है, फेलियर भी होता है इसमें, वो सब भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर क्रिटिकल से बड़े एंगल पे स्ट्राइक कर गया, इफ दिस आई इज बिगर देन द क्रिटिकल, तो फिर ये 100% एनर्जी जो है वापस फाइबर ऑप्टिक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर वो इस इंटरफेस पे पड़ेगा, तो ऐसे करता हुआ लॉन्ग डिस्टेंस तुम्हारे पास कम्युनिकेशन है। द लाइट इज बेसिकली बाउंसिंग अराउंड इनसाइड द फाइबर एंड गोइंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एंड इट्स क्वाइट फास्ट बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है वो, तो कोई भी डिस्टेंस उसके लिए काफ़ी छोटा ही है। अब इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले ये पॉलीमर है, सिंथेटिक है, इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं चीपली, क्योंकि ये बेसिकली एक काइंड ऑफ सिलिकेट है, और सिलिकेट सैंड से आता है, और सैंड जो है लिटरली एवरीवेयर है। इट्स वेरी चीप टू, आई मीन यू जस्ट टेक सैंड एंड यू मेक अ पॉलीमर आउट ऑफ इट। तो इसका प्राइस जो है बहुत कम होता है कंपेयर टू मेटल वायर, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये 100% है, और इसमें क्रिटिकल यही बात है कि ये 100% है। अगर ये 99% भी होता, अगर TIR 99% फिनोमिनन होता, तो ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर हर बार हिट करने पे 1% एनर्जी बाहर चला जाता, तो ये कुछ किलोमीटर में ही इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बाउंसेस कर चुका होता लाइट, कि बेसिकली कोई एनर्जी तुम्हारे पास बचता नहीं, तो ये तो इससे भी वेस्ट हो जाता। लेकिन एक्चुअली क्योंकि 100% है, तो काफ़ी डिस्टेंसेस तक ये ट्रैवल कर पाता है विदाउट बिकमिंग वीक। अब तुम ये कह सकते हो कि फिर वीक ही क्यों हो रहा है, ये 100% रिफ्लेक्शन है। तो फिर अब लाइट अगर मैटर के अंदर चलता है, तो कुछ मैटर भी अब्जॉर्ब कर लेता है उसका एनर्जी, जिसके अंदर ये चल रहा है वो भी एटम से बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि एकदम 100% का मतलब है कि कुछ लॉस नहीं हो रहा है, कुछ अब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन कंपेयर टू जितना इसमें हीट लॉस होता है इलेक्ट्रिक करंट चलने से, उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा फैक्टर से होता है, ऑलमोस्ट स्मॉलर बाय फैक्टर ऑफ नियरली 10 से मेरा मतलब है 10 भी नहीं, एनर्जी वाइज 100। बिकॉज कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल वायर पे हर 10 किलोमीटर पे बूस्टर लगानी पड़ रही है, तो फाइबर ऑप्टिक में हर 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पे बूस्टर लगानी पड़ती है। और वो बूस्टर उतना बिजली भी नहीं खाता है, क्योंकि ये बूस्टर तो लिटरली इलेक्ट्रिक करंट को बूस्ट कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट ही आना चाहिए। ये तो सिर्फ लाइट का रे को बूस्ट कर रहा है, विच इज इन इट सेल्फ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट नीड्स टू बी बूस्टेड। सो एक तो बूस्टर की रिक्वायरमेंट काफी कम है, प्लस वो बूस्टर उतना एनर्जी इंटेंसिव नहीं है। तीसरा, और मोर इम्पोर्टेंटली, दिस इज कंप्लीटली इम्यून टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं चल रहा है, कोई एक्चुअल कोई चार्ज नहीं चल रही है इसके अंदर जिसपे इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने से वो इधर उधर हो जाएगा। इसमें लाइट एज अ वेव चल रही है, तो दिस इज कंप्लीटली इम्यून टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विच माइट बी हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें करप्शन का जो स्कोप है, अब ऐसा नहीं कि इसमें करप्शन नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। तुम कोई भी मटेरियल सिंथेसाइज करोगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कि एटम्स कैसे अरेंज हैं, वो 100% क्लियर नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें व्हाट इज कॉल्ड डिफेक्ट, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट जरूर होते हैं। तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ करप्शन होता ही रहता है, लेकिन मच मोर मैनेजेबल अमाउंट ऑफ करप्शन देन इलेक्ट्रिकल करप्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उस सेंस में भी ये सुपीरियर है। प्लस ऑल्सो एडिशनली, क्योंकि इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, तो इवन इफ इट इज वेरी थिन, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अगर तुम इतना थिन मेटल का वायर बना दोगे, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो काफी इजीली पुल होकर सेपरेट हो जाता है। तो ये काफी थिन बनाया जा सकता है, कंपेयर टू तुम मेटल वायर को कितना थिन बना सकते हो बिफोर इट ब्रेक्स, दिस कैन बी मेड एक्सीडिंगली थिन। एंड सिंस यू कैन मेक इट वेरी थिन, यू कैन बंच मेनी मोर ऑफ देम इन द सेम क्रॉस सेक्शन, कि भाई इतना बड़ा केबल के अंदर मिलियंस ऑफ दीज फाइबर ऑप्टिक्स कैन गो, वर्सेस इतना ही बड़ा केबल के अंदर मे बी थाउजेंड्स ऑफ मेटेलिक वायर्स कैन गो, विच मीन्स यू हैव मोर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि अगर हर फाइबर ऑप्टिक एक अलग इन्फॉर्मेशन लेके चल रही है, तो एक गिवन क्रॉस सेक्शन में तुम टोटल कितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, कि भाई व्हाट्सएप का भी डेटा जा रहा है, इंस्टाग्राम का भी डेटा जा रहा है, चैट का भी डेटा जा रहा है। सो फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन द फाइबर ऑप्टिक हैज मोर बैंडविड्थ than a system of metallic wires of equal cross section. So this system has more bandwidth also. It's cheaper. It's less prone to corruption of data. तो धीरे धीरे रिप्लेस कर ही रहा है इवेंचुअली ये। अब ऐसी हमारा फ्यूचर कम्युनिकेशन काफी सारा हो ही गया है। मे बी तुम लोगों के कुछ के घर पे ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर, गूगल का, इसका, एयरटेल का, या किसी का जियो फाइबर। जियो फाइबर, तो वो सब इसी पे बेस्ड है। तो ये जो है बेसिकली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन का। अब जो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें दिया था, अब इसमें तो मैंने तुम्हें दिखाया है कि TIR हो रहा है फाइबर ऑप्टिक के बाउंड्री पर, लेकिन एक्चुअल में जो रियल फाइबर ऑप्टिक होता है, जो कमर्शियल फाइबर ऑप्टिक होता है, उसमें क्या होता है कि केवल सिंपली एक फाइबर नहीं होता है, उसमें एक कोर होता है और एक उसके अराउंड क्लैडिंग होता है, ठीक है। ये भी एक सॉलिड सिलेंडर है, दिस इज कॉल्ड कोर,
और उसके अराउंड एक क्लैडिंग होती है विच इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल मटीरियल। मतलब ये भी एक टाइप का पॉलीमर है और ये भी एक टाइप का पॉलीमर है। ठीक है, ये हॉलो नहीं है, डोंट थिंक कि ये क्लैडिंग कोई हॉलो सिलेंडर है जिसमें अंदर सॉलिड, वो भी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है। ठीक है, पूरा क्रॉस सेक्शन जैसे पेंसिल का एंड देखते हो कैसा दिखता है ना, जब शार्पन नहीं किया होता, यस सर, यस ऐसा दिखता है। कंसेंट्रिक है। हाँ, कॉन्सेंट्रिक है और ये उसकी कॉमन एक्सिस है। और आइडिया ये होता है कि लाइट जो है कोर में ट्रैवल करती है और कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे टीआईआर कराते हैं। ठीक है, मतलब कोर के अंदर ही बाउंस अराउंड करता है और क्लैडिंग कोर के इंटरफेस पे हम उसको टीआईआर करा के लॉन्ग डिस्टेंस भेजते हैं। अब पहले तो कोई मुझे बता सकता है कि क्लैडिंग क्यों लगा रहे हैं, उसका क्या यूटिलिटी है? So it's a rarer medium. It is a rarer medium, true, because if you are having TIR here, it has to be a rarer medium. But outside air would also be a rarer medium. Why do we need the cladding beach mein? We could anyway do it. The heat loss prevent करने के लिए. नहीं, इसमें कोई हीट लॉस का स्कोप ही नहीं है, करंट ही नहीं है इधर। सर अब्जॉर्प्शन को लेसन करता है ये, किसको? अब्जॉर्प्शन को। नहीं, टीआईआर में अब्जॉर्ब होता विदाउट क्लैडिंग मल्टीपल वायर्स में एक दूसरे में बाउंस कर जाएगा। ठीक है, ये तुम एक कह सकते हो प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल कि जब तुम ऑब्वियसली एक ही फाइबर तो नहीं जा रहा होगा, एक बड़ी केबल जाती है। तुम लोग देखना, गूगल करना, एक बहुत बड़ा सा फाइबर ऑप्टिक केबल है अटलांटिक ओशन के नीचे जो यूएस और मेनलैंड यूरोप को कनेक्ट करता है। दैट इज द प्राइमरी चैनल, कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन कॉन्टिनेंटल अमेरिका एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप, एंड इट इज अंडर द अटलांटिक ओशन। पूरा उन्होंने धरती पे से ऐसे ऐसे, फिर नीचे नीचे ओशन फ्लोर पे, फिर ऐसे ऐसे करके, ओशन फ्लोर पे नहीं है, बीच में से। और वो मैसिव है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन रेडियस आई थिंक 1 मीटर या 2 मीटर है, कि जब वहां जाओगे तो देखोगे एकदम बड़ा सा टनल साइज का फाइबर ऑप्टिक है। तो ऑब्वियसली उतना बड़ा फाइबर ऑप्टिक के अंदर कई सारे सब ऑप्टिक फाइबर्स हैं, मतलब कई सारे मल्टीपल छोटे केबल्स हैं, फिर उनके अंदर मल्टीपल छोटे केबल्स हैं, फिर उनके अंदर फाइबर्स हैं। तो नेचुरली तुम बहुत सारे साथ में रखने वाले हो, तो इट इज वन कुड से कि मे बी इट प्रिवेंट्स इंटरमिक्सिंग ऑफ। लेकिन पॉइंट ये है कि रियल रीजन जो क्लैडिंग का है वो ये है कि क्लैडिंग जो है मैन्युफैक्चरर लगा के दे रहा है ना कोर के ऊपर, तो क्लैडिंग का म्यू उसने खुद डिसाइड कर लिया और कोर का म्यू उसने डिसाइड कर लिया। तो टीआईआर होगा या नहीं होगा वो एक तरीके से एंश्योर्ड हो गया। अब वो तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा है एज एन एंड यूजर, जो भी इंजीनियर होगा जो फाइबर ऑप्टिक डालता होगा, कि भाई अगर मान लो सीधे ऐसे बेच देते और एक्सपेक्ट कर रहे होते कि इसके बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे ही टीआईआर होगा, देन दिस म्यू वुड हैव एन इफेक्ट ऑन वेदर टीआईआर अकर्स और नॉट एंड एट व्हाट एंगल। देन इफ समबडी uses it, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक पानी के नीचे भी होता है, एयर में भी होता है, रॉक के अंदर भी होता है। अब वो कहीं ऐसा मीडियम में डाल दे कि जहाँ पे ये जो है गलत हो जाए रेशियो ऑफ म्यू, तो फेल होने लग जाए। तो वो प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ऊपर से एक और मटेरियल लगा दिया है जिसका म्यू उन्होंने खुद फिक्स करके रखा है, डिसाइड करके, सो दैट कि अब वो जो तुम्हें बेच रहे हैं तो एक फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि भाई इसका टीआईआर तो होगा ही, ये तो अब चलेगा ही, अनलेस तुम कुछ ऐसा इसके साथ कर दो कि इतना बेंड कर दो कि वो क्रैक हो जाए वहाँ पे, या अदरवाइज जो है। So the cladding is to ensure that the TIR occurs and they don't leave it to the user of the cable to then fix this mu, है ना, लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ। जो मैंने कल तुम्हें प्रॉब्लम दिया था वो इसी का ड्राइंग है, अगर तुम इसको साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये तुम्हारा कोर है, ये तुम्हारा क्लैडिंग है, और प्रॉब्लम ये था कि लाइट यहाँ से आ रही थी कोर पे और फिर यहाँ पे टीआईआर हो रहा था। ये प्रॉब्लम किया था हमने, इसका मैंने शायद तुम्हें 1.5 दिया था, बाद में ये 1.6 दिया था और ये 1 दिया था। यस राइट, तो यही हम चाह रहे थे करना, ये है वो चीज़ जो हम कल कर रहे थे प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ये तो हो गया अगर सीधा तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर एक बार देखो, अगर सीधा चलने वाला है वो इंडेफिनिटली, तो एक बार अगर टीआईआर हो गया है, यानी यहाँ पे टीआईआर हो गया, तो फिर हर जगह टीआईआर होना गारंटीड है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है। तो अगर ये क्रिटिकल से बड़ा है तो ये भी क्रिटिकल से बड़ा है, तो फिर वो भी क्रिटिकल से बड़ा है, तो बस हो गया। लेकिन नेचुरली एक फाइबर ऑप्टिक जो डेटा लेकर आ रहा है किसी कंट्री से किसी कंट्री, वो पूरा रास्ता स्ट्रेट तो जा नहीं सकता, रास्ते में कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, कहीं से उसको बेंड कराना पड़ेगा, कभी पेड़ आ जाएगा, कभी माउंटेन आ जाएगा। तुम्हारे घर में ही जब वो आ रहा होगा, सोसाइटी में ही जब आ रहा होगा, तो किसी बिल्डिंग के अराउंड उसको कर्व कराना पड़ता होगा। तो यानी कि रियलिटी में द फाइबर ऑप्टिक हैज टू बेंड इन मेनी प्लेसेस। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उसमें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कितना बेंड कर सकते हैं विदाउट फेलियर। यानी सर, हाँ सर, सो क्लैडिंग के वजह से क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है ना वो क्लैडिंग से एंगल बेसिकली
क्रिटिकल एंगल हम फिक्स कर पाते हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो फिक्स कर पाता है, अदरवाइज क्रिटिकल एंगल विल देन एंड अप डिपेंडिंग ऑन जो यूजर है वो किस मीडियम में यूज कर रहा है उसको, और हो सकता है वो ऐसा मीडियम में यूज करे जिसमें कि क्रिटिकल एंगल काफी छोटा पड़ जाए, विच इज नॉट व्हाट यू वांट। सॉरी, क्रिटिकल एंगल काफी बड़ा हो जाए, बड़ा क्रिटिकल एंगल नहीं चाहिए होता है, हमें छोटा क्रिटिकल एंगल चाहिए होता है। अगर मान लो वो कोई ऐसा मीडियम में यूज कर लिया जिससे कि बहुत बड़ा क्रिटिकल एंगल हो गया, तो फिर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा पड़ जाएगा, तो फिर ये लाइट तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी बाहर। तो उन्होंने क्या किया है कि ये वाला म्यू डिसाइड करना तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ा है उन्होंने, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है अंदर क्या म्यू है, तो तुम कैसे, हो सकता है तुम गलत मीडियम में यूज कर लो। तो वो पूरा एक पैकेज प्रोडक्ट बना के भेज रहे हैं कि भाई ये है, इसका कोर और क्लैडिंग है और टीआईआर भी अंदर हो रहा है, और वो इंश्योर्ड है कि हमेशा होगा, क्योंकि ये 2 म्यू जो है फिक्स है। अब तुम बाहर पानी रख लो, बाहर रॉक रख लो, बाहर हवा रख लो, उससे इस टीआईआर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है। Yes. अब जो इसकी बेंडिंग है, अगर हमें इसको बेंड करना है तो हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं कि अगर पूरा मैं यू टर्न मारने वाला हूँ फाइबर ऑप्टिक के साथ, तो क्या मुझे लॉस ऑफ लाइट हो सकता है। लॉस ऑफ लाइट मतलब क्या लाइट जो है टीआईआर फेल हो जाए और लाइट दूसरा साइड में चला जाए। तो इस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम के लिए, ऑल्दो मैंने अभी तुम्हें क्लैडिंग बताया और क्लैडिंग का पूरा बेसिस बताया, लेकिन इस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम के लिए हम फिर से वो सिंप्लीफाइड मॉडल लेंगे जिसमें क्लैडिंग नहीं है, जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम अपने आप में ज्योमेट्रिकली ट्रिकी है, तो इसमें आप क्लैडिंग भी घुसा देंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली अभी मान लेते हैं कि वैक्यूम है बाहर और अपना ये है फाइबर ऑप्टिक है। ठीक है, तो जो सिचुएशन है वो ऐसा है। बोलो। सर कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है ऑप्टिक फाइबर बनाने के? ऑप्टिक फाइबर में जो मटेरियल यूज होता है वो बेसिकली एक टाइप का ये होता है, पॉलीमर है एक टाइप का, इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक यू कुड से, बट इट्स अ काइंड ऑफ ग्लास आल्सो, आई मीन इट्स लाइक अ सिंथेटिक फ्लेक्सिबल ग्लास वन कुड से। ठीक है, सिलिकेट है, एक फैमिली ऑफ सिलिकेट है वो। सर वही मटेरियल क्यों यूज करता है? फॉर नंबर ऑफ रीजंस, एक तो स्ट्रेंथ होती है मटेरियल, जब कोई भी किसी भी एप्लीकेशन में कोई मटेरियल पिक करना होता है तो कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, स्ट्रेंथ उसका कितना है, क्लैरिटी उसका कितना है, ईज ऑफ प्रोडक्शन उसका कितना है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से करेक्ट है नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर से डिटरमिन होता है कि कौन सा वाला यूज करेंगे। अच्छा, अब जो है प्लस ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि उसकी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लीस्ट होनी चाहिए। इट शुड बी अ काइंड ऑफ केमिकल, a kind of a molecule, it should have a molecular structure which does not end up absorbing too much light, but it should not be a strong absorber of light, because if it is तो फिर तो भाई हो गया, राइट। तो हमारा जो फाइबर ऑप्टिक है उसमें यू टर्न का बेंड आने वाला है, मतलब वो फाइबर ऑप्टिक यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, और फिर आगे जाके यू टर्न मारेगा। अच्छा, तो ये ऐसा दिखता होगा कुछ, है ना। और अभी के लिए क्रॉस सेक्शन, वैसे तो जनरली क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगुलर मान लो, ठीक है, ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट टाइप है साइड से अगर देखोगे तो। अब इस पे जो इसका ये रेडियस है, छोटा रेडियस, ये आर है, और जो इसका विड्थ है ये डी है, और ये विड्थ डी पूरे टाइम डी ही रहेगा, मतलब सब जगह ये विड्थ बराबर है डी के। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ कि अगर पहले मैं एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछता हूँ तुम लोगों से। 2 रेज ऑफ लाइट आने वाले हैं, इधर से हम डालेंगे, ये है रे 1, इसके लेफ्ट एक्सट्रीम के अलॉन्ग आएगा, लेफ्ट एज के अलॉन्ग आएगा, और रे 2 उसके राइट, मतलब ऐसे इधर से डाला अंदर और इधर से डाला अंदर, 1 and 2। ठीक है। अब ये लोग इसमें ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे कहीं इनका इंटरफेस मिलेगा, इसको यहाँ कहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों का टीआईआर हो, या मैं चाहता हूँ टीआईआर हो। ठीक है, आगे का स्टोरी में भी हमें इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉब्लम में, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जब टीआईआर हो जाएगा फिर क्या आगे जाके यहाँ पे टीआईआर होगा या नहीं होगा, नहीं, वो वाला पार्ट ऑफ द सिचुएशन में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरा प्रॉब्लम इज ओनली अबाउट द फर्स्ट टीआईआर दैट विल अकर समवेयर हियर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट व्हाट हैपेंस later, does it go here, does it go here, does TIR happen here or not, we are only interested in the first incidence। अब स्टेटमेंट ये है, तुम लोग बोलना कि ट्रू है फॉल्स है। स्टेटमेंट है if ray 1 undergoes TIR, ray 2 also undergoes TIR।
तब वापस आ रहा तो क्या करना है? तुम्हें बताना है ट्रू है फॉल्स है, चैट पे बोलना, पोस्ट पे भेजना। हुसैन करेक्ट आंसर है, दिव्यांश करेक्ट आंसर है, सर हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसका सर ट्रू और फॉल्स हाँ ट्रू और फॉल्स बताना। बोलना है, चैट पे बोलना है, पोस्ट पे भेजना है। ओके आगम गलत है, आदित्य गलत है, हुसैन ठीक है, निशित करेक्ट है, जोवैन करेक्ट है, अनय करेक्ट है, प्रेक्षा करेक्ट है, ध्रुविल गलत है, कृति गलत है, ध्रुव गलत है, गौरव करेक्ट है, आदित्य प्रचंड गलत है, खुशी जैन करेक्ट है, रेहान ताहिलियानी करेक्ट है, रोहन गलत है, हर्षवर्धन करेक्ट है, कार्तिक करेक्ट है, गोपाल गलत है, स्वरा गलत है, खुशी सरावगी करेक्ट है, आर्यमान कोठारी करेक्ट है, माइका चौधरी करेक्ट है, पवन कोटियान करेक्ट है। सर एक क्वेश्चन था, हम्म, इज देयर आर अंडर वाटर सी केबल्स एंड अगर कुछ नेचुरली कुछ ऐसे अंडर वाटर सुनामी हो गया या एनिमल ने केबल को ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो वुडंट द दिस थिंग गेट डिस्टर्ब्ड? हाँ, it does, although they have made it really strong and with a lot of protection and insulation and everything. अच्छा, And okay, so they made measures follow that. it's extremely, I mean, a lot of measures have been taken, but it does require maintenance repeatedly, and there are deep sea divers that go and see if everything is working fine. वो तो किसी भी हाई एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में करना ही पड़ता है। मेंटेनेंस अगर करते हैं ठीक से तो फिर डैमेज का चांस भी कम होता है, बट ऑफ द दिस इवेंट टाइप तो हो ही सकता है कुछ रैंडम की। आई थिंक उसमें एक बार एक शार्क फंस गया था, द शार्क ट्राई टू बाइट द केबल एंड देन गॉट स्टक इन इट, बट ऑफ कोर्स क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन है उसको तो कुछ हुआ नहीं, शार्क फंस गया उसमें, देन दे हैड टू सेंड पीपल टू गेट इट फ्री एंड देन, तो वो सब है उसको। सर voluntarily shark किसके पास, who will go to the shark voluntarily? क्या चीज? आई डोंट नो सर, बट वाटर में प्रेफर क्यों किया, मतलब कुछ क्या बोल रहे हो? वो, मतलब आपने बोला था डेटा वाटर अटलांटिक ऑप्टिक। नहीं, तेरा वॉइस बहुत ब्रेक कर रहा है तो पूरा नहीं सुन रहा है स्टेटमेंट एक साथ।
वो बोल रहा है पानी तो में क्यों? पानी में क्यों है? ये पानी में क्यों है तो क्योंकि ऑब्वियसली लाना है उसको उधर से और बीच में पानी है, और क्या करेंगे अभी? एक अगर उसको पानी में नहीं लाना है, ऊपर से लाना है, तो फिर बहुत इंफ्रा खड़ा करना पड़ेगा पानी के ऊपर। हाँ, और वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए कुछ तो ना। नहीं वो जरूरी क्लैडिंग है नहीं, ना? नहीं नहीं डेंसर मीडियम वो नहीं होना तो चाहिए, क्लैडिंग ही है। उल्टा तू बोल रहा है। एक तो पहले हाँ रेगुलर मीडियम होना चाहिए बाहर, और दूसरा पानी से टीआईआर नहीं हो रहा है उसका, ऐसा थोड़ी खुला छोड़ दिया उन्होंने फाइबर ऑप्टिक को। हाँ हाँ सर, वो के तो ऊपर तो बहुत क्लैडिंग है, फिर क्लैडिंग के ऊपर नॉर्मल प्रोटेक्टिव कवरिंग है, फिर उसके ऊपर मेटेलिक कवर है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर है, फिर रबर का कवर है। तो वो तो अलग स्टोरी है। पानी इसलिए नहीं उधर क्योंकि पानी से टीआईआर हो रहा है, पानी तो है और उसको ओवरकम करना है। अब या तो ऊपर कुछ फ्लोटिंग बॉयज लगा दो इतना पूरा अक्रॉस द अटलांटिक, तो उसमें काफी पैसा लगेगा, तो उन्होंने सीधा केबल डाल दिया नीचे जहां तक वो लटका हुआ है। एंड उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो ज्यादा होगा ना, मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया। हाँ लेकिन वही है, आई थिंक ओवरऑल एनालिसिस किया होगा उन्होंने, मल्टीपल डिजाइन रहे होंगे, सो दे मस्ट हैव, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा अगर सिचुएशन है तो काफी सारे तुम्हारे पास सोल्यूशन हो सकते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कंपीटिंग सॉल्यूशंस काफी सारे होते हैं। फिर देन दे डू अ लॉट ऑफ रिस्क एनालिसिस, अ लॉट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस कि ओवर अ पीरियड ऑफ, अगर ये 50 साल चलने वाला है, 100 साल चलने वाला है और इसका मेंटेनेंस इतना है तो इतना कॉस्ट बनेगा, अगर ऐसे करेंगे तो इतना। So they must have decided on the most reasonable outcome. तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स वो इसलिए है क्योंकि तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो रे 2 है, जब वो इसके अलोंग अलोंग स्लाइड करता हो यहाँ पहुंचेगा और तुम यहाँ पे उसका नॉर्मल बनाओगे, तो क्योंकि सर्कल का सेंटर भी यहीं पर है तो ये इसका नॉर्मल आएगा, छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जबकि रे 1 जो है यहाँ यहाँ आएगा और कहीं यहाँ पड़ेगा, तो उसका जब तुम बनाओगे तो काफी लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका। यस। तो अब अगर रे 1 का टीआईआर हो रहा है, विच इज टू से कि रे 1 का एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो ये तो कोई जबरदस्ती नहीं कि ये भी उससे बड़ा हो। इट कैन वेरी वेल बी कि क्रिटिकल एंगल जो है इन दोनों के बीच में होता है, तो ये तो टीआईआर हो जाएगा, ये टीआईआर नहीं होगा। इसका रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू है कि इफ रे 2 अंडरगोस टीआईआर, रे 1 विल नेसेसरली अंडरगो टीआईआर। भाई इसका भी टीआईआर हो रहा है, ये भी अगर क्रिटिकल एंगल से ऊपर होगा वो। अगर ये ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है तो ये तो ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल। तो पॉइंट इस पार्ट का ये है, आगे प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट का देने का पॉइंट ये था, रीजन ये था, सो दैट इफ आई सेड कि अब जो है हम प्रॉपरली इसको यूज करेंगे फाइबर ऑप्टिक की तरह, यानी पूरे पे लाइट डालेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि बस 1 और 2 रे डाल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी लाइट का यहाँ पे टीआईआर हो जाए, तो मुझे इनमें से कौन सी रे को एंश्योर करना चाहिए कि टीआईआर हो जाए, तो सबका हो जाएगा और फिर मेरे को बाकियों को देखने की जरूरत नहीं। सर Two. 2 तो है ना, तो जिसका सबसे छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस एंगल है ना, समझ गए तुम लोग कि अगर हमने ये इंश्योर कर लिया कि रे 2 का टीआईआर हो गया है, तो देखने की जरूरत ही नहीं उसके लेफ्ट में, क्योंकि उसके लेफ्ट में सारी रेज का यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस एंगल से बड़ा है। तो अगर ये खुद क्रिटिकल से बड़ा है तो वो बाकी सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्रिटिकल से बड़े हैं और सबों का टीआईआर होने वाला है। तो यानी द प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरिंग ऑल ऑफ द लाइट टीआईआर इज बेसिकली सिंप्लीफाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरिंग ओनली दिस रे डज टीआईआर। करेक्ट। तो अब उस पे आ जाते हैं कि अब जो है हाँ Sir, why will the rays converge at the center of the circle? No, they will not. The green ones are not rays; they are normals drawn from the center. Oh, okay, sir. ग्रीन वाला जो है वो नॉर्मल्स मैंने बनाया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रेड वाला लाइट है, रेड में लाइट है केवल, ठीक है। तो अब जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर इसका जो म्यू है फाइबर ऑप्टिक का वो 3/2 है, और आउटसाइड वैक्यूम है, तो देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू of R by D so that all rays undergo TIR at first incidence। देखो आगे का स्टोरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ
केवल यहाँ पे जो पहली बार जब ये इंसिडेंट होंगे इंटरफेस पे, तो मेरे को चाहिए कि सबों का TIR हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो इस कंडीशन के R बाई डी का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? R जो है ये छोटा सर्कल का रेडियस है और D जो है फाइबर ऑप्टिक का थिकनेस है। ठीक है, चाहो तो तुम ड्राइंग ऐसे बना लेना, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर तुम बिल्कुल ऐसा ड्राइंग बनाओगे जैसे मैंने बनाया ये छोटा सा, तो बहुत क्लियरली दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा गलत बन गया। तुम इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो कि मतलब थोड़ा दूर करके और डिसेंट सा R ले लो। ठीक है, मतलब डोंट टेक इट टू बी लाइक दिस। ठीक है। ऐसा ले लो कि R ये है और ये D है, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरली समझेगा कि क्या लिखना है इक्वेशन। इसमें कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। R बाई डी का लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट all of the rays will undergo TIR here. ठीक है, चैट पे भेजना आंसर होस्ट पे। आंसर चेक कर सकते हैं। निश्चित करेक्ट आंसर है, गोपाल गलत है। आप चेक कर सकते हम्म। खुशी साराओगी करेक्ट है, गार्गी गलत है, कैरव करेक्ट है, हुसैन करेक्ट है।
गार्गी करेक्ट है अभी, सिद्धार्थ किनी करेक्ट है, पलाश गलत है। सर आप छोटा सा हिंट दे सकते हो कैसे रिलेट करना? हाँ एक मिनट, आदित्य अनंत गलत है, आगम गलत है, चौहान करेक्ट है, ध्रुविल गलत है, कृति बंसल गलत है। अभी जो हमने डिस्कस किया, अगर तुम चाहते हो सारी रेस का TIR हो तो बस तुम्हें केवल इंश्योर करना है कि राइट मोस्ट का TIR हो। तो राइट मोस्ट को बना लो वहां तक और उसका एंगल को देख लो कि क्या वो क्रिटिकल से बड़ा, उसको अगर क्रिटिकल से बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा। फिर बात तो ट्रिग्नोमेट्री करनी है ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल की। सर चेक कर सकते सर एक सेकंड सर। हाँ हाँ, नहीं सॉल्व नहीं कर रहा। अनय करेक्ट है, हर्षवर्धन गलत है, सर आर वो पूरा रेडियस है कि बस वो छोटा सर्कल का रेडियस है? इनर इनर। ओ अच्छा, ओके सर। सर आंसर भेजा। सर एंड डी इज द विड्थ थ्रू आउट राइट, मतलब ऊपर भी डी होगा ना? बिल्कुल। ओके आर्यमान करेक्ट आंसर है। सर आंसर भेजो। आदित्य प्रचंड करेक्ट है, श्लोक गलत है, सर आंसर अभी चेक कर सकते हो। रोहन गलत है, ध्रुव करेक्ट है, गोपाल करेक्ट है।
So can I check the answer? कृतिका करेक्ट है, पलाश करेक्ट है, कार्तिक गलत है, प्रेक्षा करेक्ट है, भावेश कुमार सिन्हा करेक्ट है, ध्रुविल गलत है। करूँ मैं सॉल्व अभी इसको? यस सर। ठीक है, तो लाइक आई सेड, अगर मैं चाहता हूँ सारे रेस का TIR हो जाए, श्लोक करेक्ट नहीं है, तो आई ओनली नीड टू एंश्योर कि राइट मोस्ट वाले का TIR हो रहा हो। तो राइट मोस्ट वाले का TIR के लिए if rightmost ray undergoes TIR, all rays undergo TIR, right? So then राइट मोस्ट वाले के लिए कर लेते हैं कि अगर हमारा ये ऐसे टर्न कर रहा है और यहाँ से वो आ रहा था और ये ऐसे है, तो मेरे को चाहिए कि ये वाला जो रे है ये जब यहाँ पहुँचे, ये इसके साथ टेंजेंट होता हुआ है, जब ये इधर पहुँचे तो क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पे स्ट्राइक करता हो। और ये देखने के लिए नॉर्मल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो थीटा है फॉर TIR शुड बी बिगर देन क्रिटिकल। अब ये कर लो कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इधर से, राइट ट्रायंगल बन गया। ये वही वाला लाइन है जिसमें सेमी सर्कल है तुम्हारा। तो इसका जो ये वाला साइड है ये R ही है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो R+D है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक D है और यहाँ से यहाँ तक R है, सही है। तो फॉर TIR आई विल से theta must exceed theta critical, meaning sin theta must exceed sin theta critical. sin theta critical क्या होता है? आउटसाइड म्यू ओवर इनसाइड म्यू। और sin थीटा इस ट्राइंगल में से क्या है? R/R+D। तो अब सॉल्व कर लो इसको, ऊपर नीचे D से डिवाइड कर दो, क्योंकि R/D ही तुम फाइंड करना चाहते हो। तो इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा R/D का वैल्यू जो है बिगर देन 2 आ जाएगा। तो तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर है, लीस्ट वैल्यू उसका 2 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो वो 2 है। और क्यों है ऐसा कि भाई R/D का एक लोअर लिमिट है? क्योंकि देखो D तो इसका थिकनेस है फाइबर ऑप्टिक का, तो मोर और लेस वो तो फिक्स होगा। जब तुम फाइबर ऑप्टिक खरीद के लाओगे, मान लो तुम हो इंजीनियर, द पर्सन हु इज लेइंग डाउन द फाइबर ऑप्टिक, है ना, किसी नए एरिया में तुम फाइबर ऑप्टिक डाल रहे हो, तुम्हें डिसाइड करना है कि भाई कितना शार्पली उसको बेंड कर सकते हैं वहां से। हम ये भी चाहते हैं कि लाइट का लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि अगर TIR नहीं होगा तो लाइट उधर निकल जाएगी। तो अब फाइबर ऑप्टिक खरीद लिया हमने, D तो फिक्स है उसका। सवाल ये पैदा होता है कि उसको ऐसा टर्न, और मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आया कि वहां पे मेरे को यू टर्न मारना ही है फाइबर ऑप्टिक के साथ, है ना, कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ मैं कि क्यों ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हें एक लीस्ट वैल्यू R/D का चाहिए होगा, तुम्हें यू टर्न मारना है फॉर वट एवर रीजन, द फाइबर ऑप्टिक रीचेस समवेयर एंड देन नाउ यू मस्ट गो बैक। अब तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम इतना बड़ा यू टर्न मारोगे कि उससे शार्पर, है ना, राइट, वायर है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम ऐसे यू टर्न मारने वाले हो, कि ऐसे यू टर्न मारने वाले हो, कि ऐसे यू टर्न मारने वाले हो। और इसमें D तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि फाइबर ऑप्टिक का D फिक्स्ड है, लेकिन R तुम छोटा 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 कर रहे हो।
लेकिन ये कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि ये सारी लाइट यहाँ पे TIR करे, अगर तुम कोई सा लाइट को लूज नहीं करना चाहते हो, तो तुम R/D को 2 से छोटा नहीं कर सकते हो, 2 से तो बड़ा रहना ही चाहिए, जिसमें कि मैंने बोला कि D तो मोरलेस 60 है, तो बेसिकली R पे लोअर लिमिट लग गया है कि जो R है, जो कर्वेचर तुम ले रहे हो ना बेंड का, 9 पूरा यू टर्न मारने का जो कर्वेचर ले रहे हो, वो अगर तुम ज़्यादा शार्पली कर दोगे छोटा, तो फिर लाइट का लॉस होने लगेगा, और वो ऑब्वियसली इधर से होने लगेगा, लेकिन फिर हो जाएगा पूरा। तो ये तुम्हें वो बता रहा है, उसका बाउंड्री वैल्यू बता रहा है कि भाई इतना बेंड कर सकते हो, इतना बेंड कर सकते हो, इतना बेंड कर सकते हो, लेकिन अगर R/D 2 से नीचे चला गया तो फिर अब तुम्हें लाइट का लॉस होने लग जाएगा, तो उससे नीचे मत बेंड करो इसको, इतना शार्प बेंड मत करो। आइडियली यू माइट हैव लाइक कि भाई ऐसा बेंड हो जाए, स्पेस का वेस्ट नहीं हो जाए, but probably that's not okay because you will then lose light here. The more sharply it bends, the bigger the risk of this angle going below critical. ठीक है? अब इसमें एक पार्ट और कर लेते हैं, तो फिर ये वाला हमारा लॉन्ग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सी पार्ट ले लो इस प्रॉब्लम का ही। अब जो है, मानो कि R/D has the value solved in the previous part, ठीक है? यानी 2, but the outside mu is now changed. फाइबर ऑप्टिक को अब जो है बेंड तुमने कर रखा है वही वाला, जिसपे वो जस्ट अबाउट बच जाता था, जिससे शार्प बेंड और करोगे तो लॉस हो जाएगा, तो तुमने बिल्कुल बाउंड्री पे ले लिया उसको। लेकिन अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट इन वैक्यूम, somebody decides to use the same thing bent in the same manner under water, right? तो probably अंडर वाटर यूज के लिए ये वाला बेंडिंग करेक्ट नहीं होगा। तुमने जो कैलकुलेट किया है कि इतना शार्पली बेंड कर सकते हैं, वो तो तुमने बाहर 1 मान के सॉल्व किया हुआ है, तो उससे आ रहा है कि भाई सारा लाइट का TIR हो जाएगा। लेकिन अब उतना ही शार्पली बेंट लेकर, मान लो तुम तो इंजीनियर हो, लेकिन तुम्हारे वर्कर भी हैं जो एक्चुअली उसको डालते हैं फाइबर ऑप्टिक को, तो अब तुमने क्या किया, तुमने पहले ये एनालिसिस कर ली कि भाई जहाँ पे भी हमको यू टर्न मारना होगा वहाँ पे इतने से ज़्यादा शार्प बेंड नहीं कर सकते। फिर तुमने क्या किया, मे बी तुमने वुडन के सिलेंडर बनवा लिए जिसका रेडियस जो है ट्वाइस द D था, और इनको दे दिए और इनको कहा कि भाई तुम डालो फाइबर ऑप्टिक, और जहाँ भी तुमको यू टर्न मारना होगा वहाँ पे इस सिलेंडर के अराउंड मारना उसको, इससे ज़्यादा अपने जजमेंट से नहीं मार देना कि वो ज़्यादा शार्प घुमा देगा और वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो तुमने वो बना दिए R, एक फिक्स्ड R के जो ट्वाइस D है, और उनको पकड़ा दिए और बोला है कि जब भी यू टर्न मारना रहेगा तो इसके अराउंड घुमा के मार देना। तो ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन तुमने कैलकुलेशन करी थी वैक्यूम में, यानी बाहर हवा मानते हुए। अब एक जगह कहीं और बहुत बड़ा सा एरिया होगा जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक डल रहा होगा, तो कहीं पे फाइबर ऑप्टिक पानी में चला गया, हो सकता है फाइबर ऑप्टिक तो पानी में भी काम करती है। तो मान लो अब एक वर्कर वहाँ काम कर रहा था, अब बीइंग अ वर्कर एंड नॉट एन इंजीनियर, उसको तो पता नहीं, उसको बोला था कि भाई यू टर्न मारना है तो घुमा दो, तो उसके पास वही वाला सिलेंडर है, तो अब अंडर वाटर वो उसको डाल रहा था और उसने फुल उसको टर्न मार दिया वही वाला। तो R/D का वही वैल्यू जो पिछले केस में था, लेकिन अब आउटसाइड का म्यू 1 नहीं है, अभी वो 4/3 है। तो नेचुरली अब पॉसिबली कुछ लाइट का लॉस होने लगेगा, और वो किस साइड से होगा, वो इसी एंड से होगा, सबसे ज़्यादा एट रिस्क रे तो यही है, और कुछ डिस्टेंस तक लॉस हो जाएगा। तुमको यही बताना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लाइट that does not undergo TIR at first incidence. क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ट्राई कर लो इसको क्विकली। सर एक क्वेश्चन है, बाहर का म्यू ज्यादा है अंदर के म्यू से, तो TIR होगा ही कैसे? नहीं ज्यादा कैसे, ये 1.333 है, ये 1.5। अच्छा 4/3 है, इससे मुझे 5/3 लगा। नहीं 4/3 है वो। सर अंदर का म्यू 3/2 ही है ना? सेम ही चीज है वो, सेम ही बना हुआ फाइबर ऑप्टिक है, सेम ही यू टर्न है उसका,
बस पहले वो बाहर रखा था हवा में, अब उसको पानी के अंदर डाल दिया है। सिद्धार्थ करेक्ट है, आर्यमान गलत है। नहीं सॉरी वेट, तो आर्यमान है क्या? नहीं, आर्यमान गलत है, सिद्धार्थ करेक्ट है, निश्चित करेक्ट है, गार्गी गलत है, गोपाल गलत है, अनय करेक्ट है, आदित्य प्रचंड गलत है, ध्रुव गलत है, दिव्यांश गलत है, आदित्य प्रचंड गलत है, कृतिका गलत है, हर्षवर्धन गलत है, दिव्यांश गलत है, सर मैंने आपका आंसर भेज। आगम गलत है, कृति बंसल करेक्ट है, गार्गी गलत है, हुसैन गलत है, ध्रुविल गलत है, आदित्य प्रचंड गलत है, आदित्य आनंद गलत है, पलाश राउत गलत है। जुवैन तुम्हारा आंसर, इज इट द लाइट दैट डज नॉट अंडरगो टीआईआर और इज इट द लाइट दैट डज? एक बार देखो। That does undergo. हाँ ये तो करेक्ट है। वरुण गलत है, प्रथम टंडन गलत है, कैरव करेक्ट है, नहीं सॉरी, कैरव तुम्हारा भी आंसर आई थिंक इज द फ्लिप ऑफ द करेक्ट आंसर, मीनिंग टू से तुमने बताया है मेरे को द लाइट दैट डज अंडरगो टीआईआर।
देख लो एक बार if that's the case. आगम करेक्ट आंसर है अभी. पलाश गलत है. सर अभी चेक कर सकते हो. स्वरा करेक्ट है, गोपाल करेक्ट है, वरुण अग्रवाल करेक्ट है, विवान गलत है, दिव्यांश गलत है, कैरव करेक्ट है. यस, हुसैन करेक्ट आंसर है अभी. सर कैन यू रीचेक माय आंसर? मैंने शायद से उल्टा दिया. आई एम नॉट श्योर. लिख दो आंसर तुम्हारा फिर से. अभी तो मैंने देखा था करेक्ट ही था. ओके सर. आर्यमान तुम्हारा आंसर उल्टा है करेक्ट आंसर का. भवेश गलत आंसर है, आदित्य प्रचंड गलत है, कार्तिक गलत है, ध्रुवल गलत है, कार्तिक गलत है, हर्षवर्धन गलत है. सॉल्व करूं मैं या 1-2 मिनट और? कर लो. ठीक कर दो सर. तो अब जो है पानी में डाल दिया इसको, और हमें ये देखना है कि कितना लाइट का लॉस हो जाएगा. तो लॉस जो है राइट एंड से होगा. तो लेट्स से कि जो लॉस होने वाला है वो मतलब राइट एंड से अगर हम देख रहे हैं तो x तक लॉस हो जाएगा. यहाँ तक के सारे रेस का लॉस हो जाएगा, मतलब TIR नहीं होगा उनका. तो जो इसी जगह पे चल रहा है रे वो होता होगा जो क्रिटिकल पे पड़ता होगा. मतलब वो Yes, जस्ट sir. पहला रे है जो क्रिटिकल पे पड़ेगा. सर हमें क्या निकालना था? विद द परसेंटेज दैट आर लॉस्ट और द परसेंटेज दैट. अच्छा ओके फिर. That are lost. तो x तक मान लो कि लॉस हो गया. लॉस मतलब कि TIR नहीं हुआ. लॉस तो 100% लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि TIR में नहीं भी हुआ तो भी रिफ्रैक्ट हुआ, कुछ तो रिफ्लेक्ट होता होगा, बट TIR नहीं हो पाएगा. उसको मैं लॉस बोल रहा हूँ. ठीक है. तो ये जो एंगल होगा ये फिर क्रिटिकल होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिटिकल. इससे इधर वाले सारे लोगों का एंगल क्रिटिकल से कम है तो उन सबका TIR नहीं हुआ, और इसके इधर के सारे लोगों का क्रिटिकल से ज्यादा है तो उन सबका TIR हो गया. तो ये जो है वो डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन नो TIR एंड TIR. ठीक है. तो इसके लिए हम लिख देंगे फिर से सिमिलर टाइप का ही सोल्यूशन है इसका, वही इक्वेशन टाइप लिखना है. परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से यहाँ तक. राइट. तो ये वाला पार्ट तो तुमने ले रखा है, ये तो वाला तो आ रही है, और ये तुमने x ले लिया है अभी, और ये r और d ही है. अब तुम बोलोगे इस ट्राइंगल में साइन थीटा c,
equals to x plus r over d plus r. परपेंडिकुलर अभी x plus r है और हाइपोटेन्यूज d plus r. ठीक है, तो बस हो गया. साइन थीटा सी क्या होगा? म्यू आउटसाइड ये 4/3 है, म्यू इनसाइड 3/2 है, तो साइन थीटा सी हो गया 4/3/3/2 और इसको ऊपर नीचे d से डिवाइड कर दो तो x/d प्लस r/d 1 प्लस r/d. r/d तो पिछले वाला ही डेटा लेना है 2. ये हो गया तुम्हारा 4/3 इंटू 2/3 8/9. यहाँ पे हो गया x/d प्लस 2/1 प्लस 2. तो तुम्हारा इससे x/d का वैल्यू आ जाएगा 2/3 यानी 66.67% does not undergo TIR. Some of you have given me the answer 33.33, which is the percentage that does undergo TIR. ठीक है हाँ सर 33.33 दे देगा. ठीक है, क्लियर हो गया सॉल्यूशन? सर एक डाउट था सर, जो x का वैल्यू निकलता है that is 2d/3 right? That is 2d/3. Sir, so that 2d/3 will not undergo TIR, right? Correct. Okay, so okay, understood sir. ठीक है, क्योंकि वो जो क्रॉस सेक्शन है, अगर तुम क्रॉस सेक्शन देख रहे हो जिस पे पड़ रहा है लाइट, तो लाइट तो एज अ होल इल्यूमिनेट कर रहा होगा पूरा क्रॉस सेक्शन को. तो उसमें एसेंशियली जितना प्रपोर्शन में, मतलब अगर x तुम्हारा यहाँ तक आया तो d का वो जितना प्रपोर्शन है उतना एरिया यहाँ से TIR नहीं कर पाया, तो एरिया के प्रपोर्शन में ही उतना परसेंटेज ऑफ लाइट भी TIR नहीं कर पाया, है ना? यस सर. ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया बेसिक TIR का प्रॉब्लम. दूसरी चीज ये होती है, TIR पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऑप्टिक्स में अगर प्रॉब्लम आएगा तुम्हें मान लो, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ये है पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग क्वेश्चंस. TIR इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स. रेगुलरली यू विल सी प्रॉब्लम्स फ्रॉम TIR इन योर टेस्ट्स और मेजर टेस्ट, इन बुक्स ऑल्सो. बाकी जगह के भी जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब में भी, और इवन इन IIT बोथ मेंस एंड एडवांस. तो TIR वैसा टॉपिक है कि इस पे काफ़ी टाइप के, मतलब फिनोमिनन तो सिंपल सा ही है कि बस एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा है तो TIR हो गया. तो लॉजिक बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस की काफ़ी वैरायटी हो सकती है. तो इस कारण से जो है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. बुकलेट में तुम लोग करोगे तो you'll see. वन पीस ऑफ एडवाइस इज दैट कि जब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये लिखा नहीं होगा या उन्होंने बोला नहीं होगा कि TIR हो रहा है. अब देखो, मोस्ट ऑफन जो है TIR खुद से ही सस्पेक्ट करना होता है कि TIR हो तो नहीं रहा, और फिर अगर हो रहा है तो फिर तुम उस हिसाब से सॉल्व करते हो. सो इट्स नॉट लाइक कि द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर ऑन इट. मोस्ट प्रॉब्लम्स विल नॉट डायरेक्टली टेल यू कि हाँ TIR हो रहा है, अब बताओ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक सॉर्ट ऑफ लेट्स से क्यूब ऑफ ग्लास है, ठीक, और बाय द वे प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, और कोई लाइट आया जो इस पे यहाँ पड़ा ऐसे वैक्यूम से, फिर अंदर इधर चला गया रिफ्रैक्ट करके मान लो. ठीक है, और फिर तुम्हें बोला है कि भाई जब रे फाइनली बाहर निकलेगा ग्लास क्यूब से तो वो अपने ओरिजिनल पाथ के रिलेटिव कितना एंगल से डिविएट कर गया होगा. यानी ओरिजिनल पाथ तो ये है, और फाइनली वो जब निकलेगा तो इससे वो कितना एंगल से डिविएट कर गया होगा जब निकलेगा. अब ये ग्लास है, बाहर एयर है, और तुम देख रहे हो कि लाइट जो है इंटरफेस पे पड़ रही है अब जाके, जो कि डेंसर से रेयर मीडियम है. तो इट्स योर सॉर्ट ऑफ इन अ वे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक. प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कहीं लिखा नहीं होगा, वो सिंपली तुमसे पूछ रहे हैं डिविएशन बता दो. तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम जब भी देखो कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता हुआ कहीं दिख रहा है तो सबसे पहले TIR के लिए चेक किया करो कि कहीं TIR तो नहीं हो रहा. क्योंकि अगर TIR हो रहा है तो इसका फ्यूचर काफी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू माइट सस्पेक्ट, है ना. फिर ये उधर चला जाएगा, उधर से कहीं से निकलेगा, और वो टोटली डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन होगा कंपेयर टू व्हाट यू माइट अदरवाइज थिंक.
तो जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स में, किसी भी प्रॉब्लम में, इफ यू सी कि लाइट डेंसर मीडियम में चल रहा है और इंटरफेस पे पहुंचा और अब रेयर मीडियम में जाने वाला है, बस ये सिचुएशन जैसी तुम्हें दिखे कि डेंस टू रेयर, तो एक बार क्विकली चेक कर लो कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। अगर टीआईआर हो रहा होगा तो फिर उस हिसाब से सॉल्व करो। टीआईआर हो रहा है तो फिर प्रेटी मच रिफ्लेक्शन है, मिरर मान के सॉल्व करते हो उसको तुम, प्लेन मिरर की तरह, क्योंकि 100% लाइट वापस आ रही है तो एज गुड एज अ मिरर। टीआईआर नहीं हो रहा है तो फिर स्नेल्स लॉ लगाओ, जो भी करना है करो। ठीक है, तो ये हो गया। सर सो ये पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को x by d का वैल्यू मिला, तो सर उसके बेसिस पे हाउ डिड वी फाइंड आउट कि 66.67 इज द परसेंट दैट डज नॉट अंडरगो टीआईआर, मतलब वो कहाँ से रिलेट किया आपने? देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा दिखता है, मैंने बनाया यहाँ पर। मतलब अगर तुम इसको इधर से देखोगी तो ये ऐसा एक रेक्टेंगल होगा उधर में, ठीक, हाँ सर, जिसपे लाइट पड़ रही होगी खूब सारी, तो यहाँ पे भी लाइट पड़ रही होगी, लाइट अंदर जाता हुआ लाइट दिखा है, मैं डॉट से दिखा रहा हूँ ऐसे, लाइट रेज आर गोइंग इनसाइड मान लो। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मान लो रेज देयर आर लाइक सम कितना 8/4 या 10/4, 40 रेज आर गोइंग इन, लेट्स से। ठीक, और ऊपर से तुमने क्या सॉल्व किया, ऊपर से तुमने ये सॉल्व किया कि पहले तुमने वो रे पकड़ा जिसका एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वो टीआईआर कर गया। उसके लेफ्ट में कोई भी रे जो होगा वो तो टीआईआर कर ही जाएगा, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इससे भी बड़ा होगा। तो यू सी दिस एंगल इज बिगर देन दैट एंगल। यस सर, तो यानी कि ये पूरा रीजन में टीआईआर हो रहा है, ये पूरा रीजन में टीआईआर हो रहा है, और ये वाला रीजन में नहीं हो रहा है टीआईआर, क्योंकि इधर का जो सारे रेज है उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे छोटा होगा और यही क्रिटिकल है, तो वो क्रिटिकल से छोटा है तो टीआईआर नहीं हो रहा है। तो वो x तुमने फाइंड कर लिया और d इसका टोटल विड्थ है। तो जब तुम्हारा x जो है d/3 आ गया, 2d/3 आ गया, तो तुम्हें पता चल गया कि भाई जो d है टोटल उसके 3 पीसेस कर दें तो यहाँ तक का लाइट सारा जो है टीआईआर नहीं कर रहा है। तो ये बाय एरिया भी 66% एरिया है टोटल एरिया का। तो अगर नंबर ऑफ रेज में भी तुम काउंट करोगी तो 66% ऑफ द रेज डू नॉट गो अंडरगो टीआईआर एंड द रिमेनिंग 33% डू अंडरगो टीआईआर। ओके सर, गॉट इट। सर इसमें ना मेरा एक अलग मेथड था। मैंने फुल 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए R/D वैल्यू निकाली, और इसमें R/D 2x के लिए कुछ देखा, लेकिन वो कुछ आंसर नहीं आ रहा था। हाँ, वो तुम ट्राई कर सकते हो, वो भी गलत अप्रोच नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा कि तुम सॉल्व किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी है R/D में। हाँ, यस सर। है ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि तुम्हारा कहीं पे वो तुम चेक करो अपने सोल्यूशन में, लॉजिकली वो गलत चीज नहीं है। लाइक यू स्टार्ट बाय सेइंग कि हाँ पूरा मेरा टीआईआर होगा तो उसके लिए क्या R/D होना चाहिए। तो अब क्योंकि R/D वो नहीं है बल्कि ये है, तो कितना लॉस हो जाएगा। तुम कर सकते हो वो सेटअप और उससे करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल कि कहाँ पे कौन सी चीज को ग्रेटर देन लेना है, कौन सी चीज को लेसर देन लेना है। ठीक है, बेटर यही है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि तुम आई मीन इन जनरल ये बेटर स्ट्रेटेजी होती है किसी भी फिजिक्स प्रॉब्लम में कि जो चीज डायरेक्टली पूछा है उसी को ही वेरिएबल मान के करो। अब पूछा है कि कितना लॉस होगा, तो लॉस इज x, तो x/d अगर मेरा मान लो हाफ आ जाता तो 50% लाइट का लॉस हो गया होता। तो मैं स्टार्ट ही करूंगा बाय अज्यूमिंग कि x इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट। बट अदरवाइज जो तुम बोल रहे हो वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, सिर्फ ट्रिकियर है टू एग्जीक्यूट। यस सर। अच्छा, अब तो और ये चीज याद रखना जो मैंने यहाँ बोला, जो भी प्रॉब्लम देखो जिसमें लाइट डेंसर से रेयर जा रहा हो, कभी भी दिखे तो चेक कर लो, लिख ही देता हूँ। Always first check for TIR when light goes from dense to rare। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। अब आ जाते हैं हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट चीज से, नेक्स्ट टाइप का सिचुएशन से, विच इज प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म का थ्योरी बड़ा सिंपल सा होता है
और प्रिज्म भी एक कॉमन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, और लॉजिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो प्रिज्म में जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक वेज होती है ग्लास की, जिसका क्रॉस सेक्शन ट्राइंगल होता है और ऐसे एक्सटेंडेड होता है ताकि ये टेबल पे रखा जा सके, ऐसा जैसा टोबलेरोन चॉकलेट होता है वैसा दिखता है। और इधर से लाइट आती है वाला फेस पे, फिर अंदर से रिफ्रैक्ट करके इधर के फेस से निकलती है। तो फंडामेंटली अ प्रिज्म व्हाट इट डज इज प्रोड्यूसेस अ डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट, राइट? इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें याद होगा हमने शुरू में पढ़ा था स्लैब, और स्लैब में हमने ये पढ़ा था कि वो डेविएशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। लाइट आती है, फिर ऐसे रिफ्रैक्ट करती है, लेकिन फिर जाती वही डायरेक्शन में है जिधर वो जा रही थी। सो लाइट इज स्टिल पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, इट इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, it is only shifted sideways. There is no deviation. Deviation is a change in the angle. There is no deviation that this produces. So prism जो है is just when you take the two edges and if you make them like this, then you will end up producing a deviation in the path of light. अगर edges parallel नहीं तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? अब प्रिज्म को जब तुम क्रॉस सेक्शन से देखते हो, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन है ABC, तो अब मैं इसको ABC को अगर डिटेल में देखूंगा, आई नीड टू मेक अ बिग ड्राइंग बिकॉज आई हैव टू टेल यू सम relationships between various quantities and plus the name of certain things, स्टैंडर्ड नाम है सारे। तो ये तुम्हारा प्रिज्म है ABC जिसका क्रॉस सेक्शन है। ये तब दिखेगा जब तुम ऐसा देख रहे होगे साइड से। जनरली स्पीकिंग जो प्रिज्म तुमको दिया होता है प्रॉब्लम्स में, वो एक आइसोसेलेस प्रिज्म होता है। अब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, बट मोर ऑफन देन नॉट इट इज एन आइसोसेलेस प्रिज्म with the special case of being an equilateral prism also, ठीक है, which is just a special kind of isosceles prism. But isosceles तो होगा ही। Scalene prism कभी नहीं दिया होता है, rarely if ever you will see that there is a prism that is scalene. और अगर दिया भी होगा scalene prism तो वो जनरली फिर राइट एंगल्ड प्रिज्म होगा, कि अगर तीनों साइड्स अलग अलग करना ही है तो फिर प्रॉब्ली इस टाइप से कुछ होगा। इसमें भी ठीक है, एक एंगल तो 90 है कम से कम, तो काफी इसका ज्योमेट्री सिंप्लीफाई हो जाता है। अब ABC में क्या है? आइसोसेलेस है ये, आइसोसेलेस प्रिज्म है ये। क्योंकि आइसोसेलेस प्रिज्म है तो इसमें एक्चुअली मुझे तुम्हें तीनों एंगल्स इंडिविजुअली बताने की जरूरत नहीं है, केवल इसका जो टॉप पे एंगल है वो भी ए ही कहते हैं उसको भी। इसको हम बोलते हैं एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल। एपेक्स होता है टॉप पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड द एपेक्स और द प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल अगर लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो, अगर ना एपेक्स लिखा हो ना प्रिज्म लिखा हो, सिर्फ एंगल दे दिया हो, प्रिज्म विद एंगल 60 डिग्री, तो वो यही एंगल की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अजम्पशन होता है कि ये दोनों इक्वल है। तो इसीलिए अगर ये दे दिया है और ये दोनों इक्वल है तो तीनों ही एंगल पता चल जाते हैं, क्योंकि सम 180 डिग्रीज होता है। फिर क्या होता है कि हम ए बी फेस पे लाइट डालते हैं और उधर लोकल नॉर्मल बनाते हैं, तो फिर वो रिफ्रैक्ट होता है फॉलोइंग स्नेल्स लॉ। फिर उधर भी नॉर्मल बनाते हैं और उधर वो रिफ्रैक्ट आउट हो जाता है फॉलोइंग स्नेल्स लॉ। तो डेविएशन हो गया लाइट के पाथ में। अब यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो 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 नॉमेनक्लेचर है वही यूज करना होता है। दिस एंगल is the angle of incidence on the prism, symbolized by I. This angle is the angle of emergence from the prism, the angle at which light emerges from the local normal. This is called E. This interior refracted angle is called R1. This interior refraction angle is called R2. And most importantly, if you extend this ray of light, then this is the original path of light if the prism did not get in the way, and this is the final path of light. So this whole angle from there to here is called the angle of deviation, symbolized by delta. तो प्रिज्म ने लाइट को इतना से एंगल से डिविएट कर दिया अपने ओरिजिनल पाथ से, दिस इज कॉल्ड द डिविएशन, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन relationships between all these properties, I, E, A, R1, R2, delta, ये जो 6 प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, 5 प्रॉपर्टीज, इनमें सब में रिलेशनशिप है। तो पहले मैं लिख देता हूँ वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बस डायरेक्टली वही यूज करना होता है, आंसर आ जाता है। अब मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ, यानी आई मीन डेराइव नहीं कर रहा हूँ, बट ये बहुत बेसिक है, तुम खुद से डेराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली क्या प्रॉपर्टी है, हम जो प्रिज्म को पढ़ रहे हैं, हम प्राइमरीली इसको एक एक्सपेरिमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। देयर इज एन एक्सपेरिमेंट
विच इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच यूटिलाइजेज द प्रिज्म। तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो उस पर हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि टॉप एंगल का सम जो है अंदर के दोनों रिफ्रैक्टेड एंगल्स के सम, टॉप एंगल की वैल्यू अंदर के दोनों रिफ्रैक्टेड एंगल्स के सम के बराबर होती है। ये हमेशा ट्रू है। मतलब अगर तुम लाइट का इंसिडेंस एंगल चेंज भी कर दो, कुछ और कर दो, तो ऑब्वियसली R1 भी चेंज हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली R2 भी चेंज हो जाएगा, E भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी नए R1 R2 होंगे उनका सम ए ही आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना होगा। जो भी मैं डब्बे में डालता हूँ वो बेसिकली आर थिंग्स यू आर सपोज टू रिमेंबर। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो डिविएशन है। वो ये बताता है कि डिविएशन जो है प्रिज्म से वो होता है इंसिडेंस और इमर्जेंस एंगल का सम में से टॉप एंगल का या एपेक्स एंगल का सब्ट्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। I + E- है। ठीक है, तो पहला वाला तो इजीली प्रूवेबल है। तुम देखो यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है काला लाइन, तो अगर इधर का एंगल R1 है तो बाकी बचा हुआ पाई माइनस 90 - R1 है। सिमिलरली ये यहाँ पे नॉर्मल है 90 डिग्रीज का, इतना एंगल R2 है तो उधर का बचा हुआ एंगल 90 - R2 है, और ये तीन एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। A 90 - R1 90 - R2, तो 90 180 से कट जाएगा और A = R1 + R2 आ जाएगा। सिमिलरली डिविएशन भी तुम निकाल सकते हो। ये डिविएशन है, इस लाइन को पीछे तक एक्सटेंड कर दो तो यहाँ जो एंगल है डिविएशन होगा, तो बाकी बचा वो पाई माइनस डिविएशन होगा, तो उस क्वाड्रिलैटरल में सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोई खास इसमें डिफिकल्ट नहीं है दोनों फैक्ट्स निकालने के लिए। अच्छा, अब ये तो केवल मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, राइट? दीज आर सिंपली ज्योमेट्री। फिजिकल फैक्ट्स क्या है, फिजिक्स क्या है, वो तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ भी लिख सकते हो तुम, एट एंट्री एंड एग्जिट, मानो किसी प्रॉब्लम में तुम्हें लिखना पड़ेगी, तो दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अज्यूम कर रहा हूँ मैं आउटसाइड में वैक्यूम है सब तरफ, तो 1 sin I equals to mu sin R1 and mu sin R2 equals to 1 sin E। ठीक, ये हो गया I E R1 R2 में रिलेशनशिप। तो ये तो तुम्हें याद रखना है, और ये तो बेसिक स्नेल्स लॉ है दोनों जगह पे। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, राइट? मेजरली हम जो है इसको पढ़ रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो प्रिज्म से रिलेटेड, प्रिज्म को यूटिलाइज करते हुए एक आइकॉनिक एक्सपेरिमेंट होता है, रादर दो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है फिजिक्स के हिस्ट्री में या फिजिक्स में। पहला जो है वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट फिर भी लेट मी जस्ट से इट। तुम्हें पता होगा कि प्रिज्म पे अगर व्हाइट लाइट डालते हैं तो उधर से सारे कलर्स मिलते हैं, स्पेक्ट्रम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर। ये हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये तब होता है जब तुम प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डालते हो। व्हाइट लाइट ऑलरेडी कंटेन्स ऑल द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, सो द प्रिज्म सेपरेट्स देम। हम जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी, इनफैक्ट मैंने बोला नहीं ये पहले, लेकिन अभी तक हमने जितना ऑप्टिक्स पढ़ा है, और इनफैक्ट आगे भी हम जितना ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, अप टिल हम जब ये पढ़ेंगे इसको छोड़ के, एक्सेप्टिंग दिस, all the optics that we are studying is basically monochromatic optics। monochromatic का मतलब होता है, मोनो होता है 1, क्रोमैटिक होता है कलर। तो बेसिकली हम जो भी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें ये अजम्पशन है कि तुम एकदम सिंगुलर वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो। यानी मैं जो ड्राइंग्स बना रहा हूँ, इनमें जो रेज बना रहा हूँ, ये व्हाइट लाइट नहीं है, ये सनलाइट नहीं है, ये कोई बहुत ही सिंगल यूनिक फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा, प्रॉब्ली जनरेटेड बाय सम लेजर और व्हाटएवर। मानो कि ग्रीन है तो बिल्कुल ग्रीन है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम व्हाइट लाइट का मतलब हो गया सनलाइट जैसे होता है, प्रिज्म पे डाल दोगे तो कोई एक यूनिक रास्ता नहीं होगा अंदर, कोई कलर किधर जाएगा, कोई कलर किधर जाएगा। तो गिवन कि ये रे जैसा ही जाता है उधर से और उधर से, मींस दैट कि ये एक यूनिक वेवलेंथ है। ठीक है, इस टाइप के ऑप्टिक्स को बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक ऑप्टिक्स। तो अभी तक हम जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और ये पूरा चैप्टर जो है मोनोक्रोमैटिक ऑप्टिक्स है। ऑल्दो मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है टू गेट, मतलब तुम एकदम एग्जैक्टली मोनोक्रोमैटिक लाइट तुम ला नहीं सकते हो, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है वो। क्योंकि ऑब्वियसली कैसे लाओगे? कोई बोलेगा कि मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या हो गया, एकदम सिंगुलर वेवलेंथ,
मीनिंग टू से, और क्योंकि वेवलेंथ एक रियल नंबर होता है तो मतलब तुम बोलोगे कि अच्छा मेरे को 539.97694579984 बोलते रहो टिल द एंड ऑफ टाइम, तब जाके वो स्पेसिफाई होगा यूनिक वेवलेंथ। क्योंकि कहीं पे भी अगर तुम रुक गए, तुमने बोला 594.379 नैनोमीटर, तो उसका मतलब होता है 593.379 से लेकर 593.380 तक एवरी वेवलेंथ, राइट? The only way to specify a unique singular wavelength is to have infinite digits. Otherwise, it's a range. तो obviously और कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, फिजिकल कोई मैकेनिज्म भी नहीं है इतना प्रिसाइज जो इनफाइनाइट एक्यूरेसी के साथ एक यूनिक लाइट प्रोड्यूस कर देता हो। जब भी तुम यूनिक लाइट लाते भी हो, इवन द बेस्ट काइंड ऑफ लेजर, जो दुनिया का बिल्कुल हाईटेक लेजर भी होगा किसी लैब में लगा हुआ, वो भी एक बैंडविड्थ ही प्रोड्यूस करता है, मे बी अ वेरी नैरो बैंडविड्थ, बट इट इज स्टिल अ बैंडविड्थ। आई मीन देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स इन इट, may be very close together, but still it cannot, nothing can produce a singular wavelength, it is impossible। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है, इट्स एन आइडियलाइजेशन। जैसे फ्रिक्शनलेस प्लेन तो नहीं होती दुनिया में, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए तुम फ्रिक्शनलेस मान सकते हो। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग तो नहीं होती है, वेटलेस पुली तो नहीं होती है, लेकिन तुम मान सकते हो। वैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट होती नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो लाइट है, व्हाइट लाइट, इसे बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। Poly is the word for many, chromatic is color। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अभी जो हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, सर हम नेक्स्ट क्लास में करें चलेगा? नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, ठीक है चलो। तो एक्सपेरिमेंट भी बताना है ये लंबा सा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको फिर स्टार्ट। मेरे को हमको एक चीज और बोलना था यहाँ पे। हाँ बोलो सर, इसमें प्लेन चेंज हो रहा है क्या, जो डिविएशन में? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? प्लेन चेंज हो रहा है? कौन सा मतलब? ये जो प्लेन है क्या ये अब इधर निकलता वाला एक डिफरेंट प्लेन में है? यस सर। नहीं, मतलब देखो बेसिकली प्लेन तो अब दो लाइन का प्लेन तो एक ही प्लेन होता है। तो ये तो अब पॉसिबल है कि जैसे तुम्हारा प्रिज्म पे लाइट पड़ा तो वो उस फेस के रिलेटिव भी एंगल पे पड़ सकता था। यू अंडरस्टैंड? कि मतलब कोई जरूरी नहीं है कि टोब्लेरोन का साइड है ना वो ऐसा, ये है प्रिज्म, तो प्रिज्म का साइड पे तुमने लाइट जरूरी नहीं है कि ऐसे मारा हो, मे बी वो थोड़ा ऐसे पड़ा है, तो जो अंदर से लाइट निकलेगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ते में ऐसे कुछ निकलेगा। लेकिन अगर तुम केवल इन्हीं दो रेस को पकड़ने वाले हो तो ये तो हमेशा एक प्लेन में होंगे। दो लाइन तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, अभी नहीं सॉरी, दो लाइन हमेशा एक प्लेन में नहीं होते, तो ये कोई नेसेसरी नहीं कि प्लेन में होंगे। एंड इनफैक्ट अगर तुम तीनों को ले लो तो फिर तो चांसेस कम ही है कि प्लेनर होगा। लाइक ये और ये अगर तुम तीनों में ला लोगे तो कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो प्लेन में होंगे। मेक सेंस? ओके सर। वो अलग बात होती है ऑब्वियसली कि ये और ये तो एक ही प्लेन में होंगे विद द नॉर्मल, और ये एक ही प्लेन में होंगे विद द नॉर्मल, बट ऑफ कोर्स दैट कैन बी अ डिफरेंट प्लेन फ्रॉम दिस प्लेन। लेकिन अगर जनरली स्पीकिंग तुम ऐसा डाल रहे हो ना जैसे हम क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं, यानी पीछे से तुम टेढ़ा मेढ़ा नहीं डाल रहे हो, प्रिज्म का साइड पे तुम टेढ़ा नहीं डाल रहे हो, प्रिज्म का साइड है ये वो वाला साइड है जो उधर है ऐसे, तो इस पे अगर तुम लाइट ऐसे डालो, मतलब ऐसा ऐसा नहीं करो उसको, तो फिर अंदर वाला भी ऐसे ही चलेगा और फिर लास्ट में जो निकलेगा वो भी ऐसे निकलेगा, तब ये तीनों जो है एक प्लेन में ही आ जाएंगे अक्रॉस द प्रिज्म, ये ऐसे। तो हम अज्यूम तो करते ही हैं कि हाँ प्लेन में, मतलब ड्राइंग में मानते हैं कि हाँ वैसे ही डाला हुआ है, उधर से कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया उसको। ठीक है बराबर, ऑलराइट। कुछ और बोलना था लेकिन याद ही नहीं आ रहा है क्या बोलना था, एक चीज मैं मिस कर गया था। सर होमवर्क नहीं, होमवर्क तो ठीक है, एक कुछ इससे रिलेटेड था क्या था? समथिंग आई वाज गोइंग टू से, आई थॉट प्रिज्म के बाद बोल दूंगा, भूल ही गया। चलो ठीक है, याद आएगा तो बताता हूँ। होमवर्क मुझे तुम लोगों को देना है ना, और दिया तो था ऑलरेडी, कुछ दिया है सर? मिरर्स हो गया है अभी, लेंसेज और रिफ्रैक्शन में, अरे लेंसेज था, रिफ्रैक्शन और टीआईआर का देना है ना? हाँ सर, टीआईआर का भी। यस, तो आज मैं भेजता हूँ अभी आफ्टरनून में, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है सर। एक पूछना था सर, और डाउट लेक्चर का भी होगा? डाउट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कल की करेंगे नेक्स्ट वीक के शुरू में समटाइम। हाँ सर, ये डिसाइड हुआ। ओके सर, तो नेक्स्ट फ्राइडे को। हाँ, तो बेसिकली क्या करेंगे कि आज क्या है, सैटरडे है ना,
अभी मैं जो होमवर्क दूंगा तुम्हें रिफ्रैक्शन और TIR का, तो वो तुम लोग कर लो, और फिर नेक्स्ट वीक में मान लो ट्यूसडे टाइप हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन अब तक के सारे होमवर्क का। ठीक है, बराबर? ओके सर। ठीक है, हाँ बोलो आदित्य। सर यस सर, वो ग्लास लैब है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्लास लैब 2 प्रिज्म्स को एक करके बनाया है। कह सकते हो ऐसा, यू कैन तो ऑलवेज। फिर उधर रेनबो क्यों नहीं दिखता? लेकिन ऑब्वियसली तुमने प्रिज्म इसी तरीके के लिए है ना वो, कि उनके एंगल्स इक्वल हैं और तुमने उनको फ्लिप करके लगाया है, तो इफेक्टिवली उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया है। कि अगर अकेला ये प्रिज्म होता तो ये एक सर्टेन नीचे की तरफ डिविएशन प्रोड्यूस करता, तेरा दूसरा प्रिज्म इसका कॉपी है तो वो ऊपर की तरफ उतना ही डिविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर तुम दोनों को साथ में लगा दोगे तो वो 0 कर दे रहे हैं नेट। तो यस सर, तो वो इन्वर्ट, हाँ यस सर है ना, एक नीचे डिविएट कर रहा है एक ऊपर, क्योंकि प्रिज्म अपने ब्रॉडर साइड की तरफ डिविएट करता है, और तुमने दोनों को लगाया कि एक का ब्रॉडर साइड नीचे एक का ब्रॉडर साइड ऊपर है, तो पहला प्रिज्म नीचे कुछ डिविएट किया, दूसरा प्रिज्म उसको करेक्ट कर दिया, तो कैंसिल आउट हो गया वो इफेक्ट। यस सर। सर, हाँ can you explain the monochromatic system? हाँ, 1 second. Can you send the doubt group invite in the main WhatsApp group? डाउट ग्रुप तो अपना वही है ना, और मेन व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है तुम लोगों का, जो दूसरा जेनिथ वाला है? यस सर, जिसपे वो सारे लिंक्स आते हैं वो। हाँ, उसमें मैं नहीं हूँ शायद, तो कोई डाल देना इसको, गार्गी को चाहिए, जो ये वाला ग्रुप है ना, मेरा वाला ग्रुप जो तुम लोगों के साथ है, उसका लिंक डाल दो, कोई जो भी एडमिन होगा मेन ग्रुप पे डाल दो। मोनोक्रोमैटिक में तुम क्या पूछ रहे हो? मोनोक्रोमैटिक में मैं ये बोल रहा था, मोनोक्रोमैटिक इज व्हेन यू से दैट द लाइट दैट यू आर गेटिंग is a single wavelength, is some one unique wavelength, which is actually a rare thing in the sense of that most of the light that you see around yourself is actually polychromatic. Sunlight is fundamentally polychromatic. फिर उसके अलावा बाकी जो तुम्हारे बल्ब से भी लाइट निकल रहा होता है, इवन दो मोस्टली इट इज सम कलर्ड लाइट, फिलामेंट से निकल रही होती है। अगर रेगुलर बल्ब है तुम्हारे पास फिलामेंट वाला, तो उसमें से भी जो लाइट निकलती है मोस्टली येलो दिखती है, लेकिन वो कोई एक वेवलेंथ नहीं होती, वो पूरा स्पेक्ट्रम होता है येलो का, क्योंकि येलो कोई एक कलर नहीं है, येलो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है। Oh, the white light is polychromatic. White light is polychromatic. Sunlight is white light. White doesn't mean always white in the sense of white in color. All the is there produced. Correct. So sunlight is polychromatic. Light from a light bulb is polychromatic. Fire is polychromatic. Most normal natural sources of light produce polychromatic light. And this is something that you will understand when we later study what is called radiation. जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे तब ये चीज तुम्हें क्लियर होगा कि क्यों नेचुरल सोर्सेज से पॉलीक्रोमैटिक लाइट निकलती है। लेकिन बेसिकली पॉलीक्रोमैटिक लाइट होती है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट इज एक्चुअली नॉट अ नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो यू हैव टू समहाउ गेट इट, you have to, if you want monochromatic light, then you have to set up some kind of a thing for it. Like a laser is an example. It's a device which has been manufactured specially to produce monochromatic light. Okay sir. ठीक है, all right, ठीक है, फिर खत्म करें? Yes sir, bye sir. चलो, bye guys, thank you. Bye sir, thank you.